अगर आपके लिए टाइम स्लो चलने लगे तो सोचो आप लोग क्या क्या करोगे। यही होता है एक लड़के के साथ। तो कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होती है, जहां पर दो लड़कियां एक नए लड़के के बारे में बात कर रही होती हैं जिसने आज ही ज्वाइन किया है। और वो दोनों उसे अजीब ढंग से इसलिए देख रहे थे क्योंकि उसने अंदर भी धूप वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे पता चल जाएगा। अब सब लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि दो चोर किसी चीज को चुरा कर भाग रहे होते हैं। इसी वजह से ये सभी लोग उसे ट्रेस करने लगते हैं। अब वो लड़कियां अपने बॉस को बताती हैं, जिससे बॉस जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और ये लोग भी सीसीटीवी से उन चोरों को ट्रैक कर रहे होते हैं। ये लोग थोड़ी देर तक उन चोरों को ट्रैक कर पाते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो चोर गायब हो जाते हैं। इस वजह से सभी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लड़का एक क्लिप चला देता है जिसमें ये पता चल जाता है कि वो चोर कहाँ छुपे हुए हैं। अब उनका बॉस ये बात पुलिस को बताता है और पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस लड़के को पता कैसे चला। दरअसल इस लड़के को एक बीमारी है जिससे सारी चीजें इसे स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसके कारण इसकी आंखें दर्द करने लगती हैं और इसी वजह से ये काला चश्मा लगा के रखता है। दरअसल इस लड़के का नाम जेंग वू है और आंखों की इस खराबी के कारण उसने चोरों को छुपते हुए देख लिया था। अब कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर जेंग वू एक 5वीं क्लास का लड़का है। यहाँ पर एक लड़की भी है जिसका नाम वोंगसू है। जेंग वू उसे बहुत पसंद करता है। इन लोगों की एक रेस स्टार्ट होने वाली है। अब रेस स्टार्ट होती है और यहीं से पहली बार जोंगबू को स्लो मोशन में दिखाई देना स्टार्ट होता है। ये बात वो अपने मॉम डैड को बताता है, जिससे मॉम डैड उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसका नाम डॉक्टर सियोक होता है। वो इनको बताता है कि जोंगबू को एक रेयर बीमारी हुई है, जिससे अब उसे सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देंगी। उसके मॉम डैड को ये बात एश्योर करने के लिए डॉक्टर जोंगबू की तरफ एक बॉल फेंकता है। जोंगबू को वो बॉल एकदम स्लो स्पीड में आती हुई दिखाई देती है और वो उसे पकड़ लेता है। ये देखकर उसके मॉम डैड एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वोंगसू को इस बीमारी से ज्यादा तकलीफ ना हो, इसके लिए डॉक्टर उसे काला चश्मा लगाने की सलाह देता है। इस वजह से अब वोंगसू हर वक्त काला चश्मा पहन कर रखता है। वोंगसू की इस बीमारी के कारण उसके डैड विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सकें और वोंगसू का इलाज करा सकें। अब वोंगसू के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन रहती है। ये बीमारी वोंगसू के लिए एक गॉड गिफ्ट और एक श्राप दोनों है, क्योंकि कभी कभी वोंगसू इस बीमारी के कारण लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट देखकर मजे लेता है, तो कभी कभी उसके क्लास के लड़के उसके काला चश्मा पहनने के कारण उसे बुली करते हैं। इस वजह से वो ज्यादा लड़कों से बात नहीं करता। उसकी जो सोमी नाम की फ्रेंड थी, अब वो उसे धीरे धीरे प्यार करने लगता है। अब कुछ समय के बाद वोंगसू का दोस्त होने के कारण वो लड़के सोमी को भी परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद सोमी को उसका साथ छोड़ना पड़ता है। अब वोंगसू एकदम अकेला हो जाता है और वो चाहता है कि उसकी पूरी आंखें खराब हो जाएं। इसके लिए वो पूरा दिन टीवी देखना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज्यादा सुपर हीरोज की मूवीज देखने लगता है और उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो उनकी हर एक डिटेल को नोटिस करने लगता है। इतना ज्यादा टीवी देखने के बावजूद भी वोंगसू की आंखें खराब नहीं होती और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसके डैड उसे देखने भी नहीं आ पाते और एक दिन एक्सीडेंट में उसके डैड की मौत हो जाती है। इस वजह से उसका पूरा घर बिखर जाता है। अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। इस वजह से वो काफी परेशान रहने लगता है। इसके सोल्यूशन के लिए वो डॉक्टर सियोक से मिलने जाता है। डॉक्टर सियोक उसे सलाह देते हैं कि उसे अब अपने घर से निकलना चाहिए और कुछ पैसे कमाकर अपने घर वालों को देने चाहिए। वोंगसू को भी डॉक्टर की ये बात सही लगती है, इसलिए वो सीसीटीवी सेंटर में काम करने के लिए गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हमें फिर से सीसीटीवी सेंटर को दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके साथ काम करने वाला बियोंग नाम का लड़का अपने बॉस से कहता है कि मैंने वोंगसू को देखा है, वो हमेशा उदास बैठा रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। वो अपने बॉस से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वोंगसू को यहाँ पर बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अब वो जाकर वोंगसू के पास बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो वोंगसू से बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन वोंगसू सारे सवालों का जवाब सिर्फ सर को हिलाकर देता है। अब योंग उससे एक दिन पूछता है कि भाई क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जेंगवू को सोमी की याद आती है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि सोमी ने जिससे कर्जा लिया था वो अपना कर्जा वसूल करने आया है और वो सोमी से कह रहा है कि अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मेरा कर्जा चुकाना होगा। जेंगवू उसके पास जाता है, लेकिन उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो उसके पास से गुजर जाता है। अब जेंगवू रोज सीसीटीवी सेंटर में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या क्या करती है। इस तरह वो उसकी हर एक एक्टिविटी को याद कर लेता है। सोमी रोज रात को एक कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीती है और वो घर जाते हुए रोज एक सोफे को देखती है। जेंगवू एक दिन उस सोफे को खरीद कर कॉफी शॉप के बाहर रख देता है ताकि सोमी जब आए तो इस पर बैठकर कॉफी पी सके।
अब सोमी वहाँ पर आती है और उस सोफे को वहाँ पर देखती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और कॉफी लेती है, फिर उसमें बैठकर पीने लगती है। इसके बाद एक दिन सोमी बारिश में भीग रही होती है। जेंगवू ये चीज सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है, इसलिए वो बियोंग के साथ वहाँ जाता है और उसके ऊपर छाता लगाकर खड़ा हो जाता है, जैसा कि वो फिल्मों में देखता था, जैसे कि सुपर हीरो करते थे। लेकिन सोमी उसे छिछोरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जेंगवू और बियोंग डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं। जेंगवू डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपको पता है कि मैं सोमी को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। डॉक्टर उसे घिसा पीटा सलाह देता है कि तुम उसे फूलों का गुलदस्ता दो। अब अगले दिन हमें सोमी को दिखाया जाता है, जो कि अपना ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। उसका बॉस बोलता है कि तुम जहाँ हो वहीं से अपना ऑडिशन दे दो। सोमी रास्ते में ही गाना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत अच्छा गा रही थी, इसलिए सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। यहाँ पर जेंगवू भी आ जाता है और वो गुलदस्ता लेकर आया था। वो सोमी के पास जाता है और उसे गुलदस्ता देता है, लेकिन सोमी इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लड़कों से गुलदस्ता लेने की बजाय जहर खाना पसंद करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जेंगवू उसे उसके बचपन के नाम से बुलाता है, लेकिन सोमी बताती है कि मैं वो नहीं हूँ जिस नाम से तुम मुझे बुला रहे हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेंगवू जिस लड़की का पीछा कर रहा था वो असल में कोई और थी और इतने दिनों से जेंगवू किसी और लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन कुछ भी हो, उसे उससे प्यार हो चुका है और उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब एक शाम को उनकी अचानक से मुलाकात हो जाती है। सोमी शॉपिंग करके आ रही होती है और उसका सामान बहुत भारी होता है। वो जेंगवू से कहकर उससे अपना सामान उठवाती है। जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो जेंगवू जाने लगता है। वो लड़की उसे पूछती है कि तुम सोमी को क्यों ढूंढ रहे थे। जेंगवू बताता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब जेंगवू सीसीटीवी सेंटर में होता है। यहाँ वो सोमी को देख रहा होता है। सोमी को किसी का कॉल आता है और उसे कॉल करने वाला आदमी उसे बताता है कि उसकी म्यूजिक ऑडिशन को सेलेक्ट कर लिया गया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वहीं पर नाचने लगती है। उसको नाचता हुआ देखकर जेंगवू भी यहाँ बहुत खुश होता है। अब रात में सोमी एक रेस्टोरेंट में जाती है। जेंगवू भी बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। सोमी उसे देख लेती है और उसे अंदर बुलाती है। अब वो दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं। सोमी उसे अपने गाने की स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाती है। जेंगवू उसकी स्क्रिप्ट सुनता है और कहता है कि बहुत अच्छा है। अब जेंगवू भी उसे अपना टैलेंट दिखाता है। लोग उसके ऊपर फुल स्पीड में चम्मच फेंकते हैं, लेकिन वो उसे रोक लेता है। अब एक शाम को सोमी काम करके वापस आ रही होती है। जेंगवू रास्ते में बैठे उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों साथ चलने लगते हैं और रास्ते में कई टॉपिक पर बातें करते हैं। वो दोनों बातें करते करते उसी कॉफी शॉप के सामने आ जाते हैं। अब वो दोनों उस सोफे पर बैठते हैं। तब सोमी उसे बताती है कि उसे इस कॉफी शॉप के ओनर पर क्रश है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बढ़िया कार है। जेंगवू को उस कॉफी शॉप के ओनर को देखकर जलन होती है। अगले दिन जेंगवू सीसीटीवी सेंटर में होता है और वो लोगों से पूछता है, क्या तुम में से किसी के पास कार है? अगर हो तो मुझे भाड़े में दे दो। मैं सोमी को उसमें घुमाकर उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से किसी के पास कार नहीं होती। अब एक दिन सोमी जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे उसका कर्जदार मिल जाता है। वो उसे धमकाने लगता है कि तुम्हें जल्दी मेरे पैसे वापस करने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तभी यहाँ पर बियोंग और जेंगवू आ जाते हैं। वो उसे कर्जदार से बचा लेते हैं। अब सोमी एक कैमरे में देखती है और जोर से चिल्लाती है थैंक यू, क्योंकि उसे पता था कि जेंगवू जरूर उसे देख रहा होगा। इसके बाद जेंगवू सीसीटीवी सेंटर में बैठा होता है। अब उसका बॉस आता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि शहर में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। जेंगवू जल्दी से अपने मॉनिटर में देखता है, जिसमें सोमी सीढ़ियों पर बैठी होती है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। इससे जेंगवू बहुत ज्यादा डर जाता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर सोमी बैठी हुई थी। वो वहाँ पर देखता है कि उसकी सिर्फ स्वेटर है, लेकिन अब सोमी बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। वो कहती है कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम मुझे बचाने के लिए आते हो या नहीं, और तुम आए इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब सोमी उसका चश्मा निकालती है और वो दोनों किस करते हैं। जेंगवू सोमी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। सोमी जेंगवू को अपने घर के अंदर बुलाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर उसके कर्जदार आए हुए थे। उन्होंने उसके घर का सारा सामान बिखेर दिया था। वो सोमी को धमकाते हैं कि तुम्हें हमारा पैसा लौटाना ही होगा। वो चीजों को पटकने लगते हैं। चीजों को पटकने की आवाज जेंगवू सुन लेता है और वो दौड़कर अंदर आना चाहता है, लेकिन तभी उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वो गिर जाता है। उसके कर्जदार उसको धमकाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद ये दोनों मिलकर सामान समेटने लगते हैं। सामान को समेटते हुए जेंगवू को कुछ ड्राइंग मिलती हैं और ये वही ड्राइंग थी जो कि उसने बचपन में सोमी के लिए बनाई थी। वो सोमी से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सोमी बताती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे वो सब झूठ बोला। जेंगवू बताता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब अगले दिन जेंगवू डॉक्टर सियोक के पास जाता है। वो डॉक्टर से बताता है कि उसकी आंखें अब और धुंधली होती जा रही हैं। डॉक्टर उसकी आंखों को चेक करता है और बताता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम अब और ज्यादा बढ़ गई है और डॉक्टर कहता है कि शायद तुम आगे चलकर अंधे हो सकते हो। जेंगवू शायद ये बात पहले से जानता था, इसलिए वो जहाँ भी जाता था उसके सारे स्टेप काउंट कर लेता था और सारी चीजें याद करने की कोशिश करता था। इधर जेंगवू इस बात से परेशान होने लगता है और उधर सोमी कर्जदारों से परेशान थी। इस वजह से वो अपना घर बेच देती है और सारा कर्जा चुका देती है। वो अपना सारा सामान लेकर एक दुकानदार के पास खड़ी होती है। जेंगवू उसको देख रहा होता है। तभी जेंगवू के साथ काम करने वाली लड़की देखती है कि जहाँ पर सोमी है वहाँ पर एक गाड़ी घूम रही है और वो गाड़ी उन किडनैपर्स की है। जेंगवू को ये बात पता चलते ही वो एक साइकिल लेकर जल्दी से सोमी को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। इसकी वजह से वो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये सब बियोंग देख रहा था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए निकलता है। इधर हम सोमी को देखते हैं जिसके पास वो किडनैपर बढ़ रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, तभी जेंगवू उसकी तरफ भागता है। जेंगवू की आवाज सुनकर वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सोमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। जेंगवू रोड में अकेला पड़ जाता है, तभी उसकी मदद के लिए उसके पास बियोंग आ जाता है। अपनी आंखें चले जाने के कारण जेंगवू रोने लगता है, लेकिन बियोंग उसे संभाल लेता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। सोमी अब पुलिस की हिरासत से बाहर आ चुकी है, लेकिन सोमी ने जेंगवू को कांटेक्ट नहीं किया था। उसे जब भी जेंगवू की याद आती वो उसी जगह पर चली जाती और उसे याद कर लेती। अब एक दिन सोमी जेंगवू को उसी कॉफी शॉप में देखती है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके पास जाना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जेंगवू ब्लाइंड स्टिक निकाल लेता है। ये देखकर सोमी को बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो जेंगवू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। अब जेंगवू उसे एक आर्ट गैलरी में लेकर जाता है। यहाँ पर सोमी देखती है कि जेंगवू ने उसकी बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी, जिसे देखने के बाद सोमी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।